रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पीरा एक्ट 2024 की समरी एंड वन लाइनर। इसकी जो प्लेलिस्ट है जो डिटेल से बताई गई है वो मौजूद है पीरा एक्ट 2024 के नाम से मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है इसकी शॉर्टकट समरी, जिसको हम तैयार करके ना अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। इसके में से 100% आपके MCQs तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसका वन लाइनर, उसके बाद इसकी समरी को देखेंगे। जो वन लाइनर है ना, इसमें पीरा एक्ट का इसके टोटल कितने चैप्टर्स हैं? इसके हैं चैप्टर्स 18। शेड्यूल कितने हैं? 1 है। इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं? 82। ठीक है, ये 3 MCQs बन गए। ये आप देखते जाएंगे, हर लाइन के साथ कोई ना कोई MCQs अटैच होगा। अब कहते हैं कि पहला है हु बिकेम द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ पीरा। फर्स्ट चेयरपर्सन पीरा कौन है? पहला नवाज शरीफ है। और जो चेयरपर्सन कौन होता है? CM होता है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ भी है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द पीरा? CM ऑफ पंजाब। आगे EPO स्टैंड फॉर एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। 3 MCQs हो गए ये वाले। आगे पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 पास कब हुआ था? ये हुआ था 11 अक्टूबर 2024 को प्रोविजनल असम्बली से। उसके बाद कहते हैं कि पॉइंट नंबर 5 है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड इंक्लूडिंग चेयरपर्सन? इसके कितने लोग हैं? टोटल 10 लोग हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? अब देखिए, दो बात होगी। इस अथॉरिटी पीरा का चेयरपर्सन कौन होता है? CM होता है। और जो बोर्ड बनता है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर की बात होगी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी बोर्ड, ये बोर्ड का जो सेक्रेटरी होता है ये कौन होता है? ये होता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। अगर इसी तरीके से अगर बात होती कि पैरा का जो चेयरपर्सन है, सॉरी, इसका जो सेक्रेटरी है वो कौन होगा? पैरा की अथॉरिटी का, ये पैरा होती है ना, पैरा, उसका सेक्रेटरी कौन होगा? तो वो होगा चीफ जनरल होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है ऑफ पंजाब। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी होगा। और यहाँ पे सेक्रेटरी कौन होगा बोर्ड का? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। जो डिप्टी कमिश्नर होगा वो डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन होगा। जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर काम करता है वो होता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। वो कौन किसको देखेगा? वो देखेगा बोर्ड को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, इसमें फील्ड इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितने होंगे? फीमेल इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितनी होंगी पैरा में? वो सिर्फ एक ही मेंबर होगी। ठीक है, और पैरा का विजन क्या है? वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। अब पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि एनी ऑफ हिज फंक्शन अंडर द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट चेयरपर्सन में डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू हिज वाइस चेयरपर्सन। इसका जो अथॉरिटी का काम होता है ना, और इस पैरा का एक्ट जो काम कर, पैरा का जो एक्ट है उसको अप्लाई करना और उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, ये अथॉरिटी का काम होता है। और ये चेयरपर्सन जो होता है ये ऑर्डर देते हैं वाइस चेयरपर्सन को, चेयरपर्सन की मजीद जो होती है अंडर उसके काम करते उसको ऑर्डर्स देता है। ठीक है, पिछले वाले MCQs में हमने देखा था कि प्रोविजनल असम्बली जो है, प्रोविजनल असम्बली से पीरा एक्ट 2024 पास हुआ था। कब पास हुआ था? किसी को याद है? नहीं याद? बताएं तो। 11 अक्टूबर को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये देखें 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को पास हुआ था। जब पास हो जाता है प्रोविजनल असम्बली के बाद फिर जाता है गवर्नर के पास। ठीक है, तो गवर्नर ने कब इसको सेंड किया था? 16 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद आता है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट पब्लिश गैजेट। उसके बाद जब देखो प्रोविजनल से पास हो गया फिर गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने उसे सेंड कर दिया, फिर गया गैजेट में पब्लिश होगा। जिस दिन पब्लिश होगा गैजेट में उसी दिन क्या हो जाएगा? इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है, कब गैजेट में पब्लिश हुआ? 17 अक्टूबर को। अब वो कहते हैं पैरा जो अथॉरिटी होती है इसके टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? ठीक है, इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 816 होते हैं, लेकिन इसमें मैं बताऊं इसके 18 नंबर होते हैं टोटल। इसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी शामिल होता है। अगर उनको निकाल दिया जाए ना तो फिर 16 बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो होते हैं पीरा में प्रोविजनल असम्बली से कितने लोग दिए जा सकते हैं? 3 लोग दिए जा सकते हैं। ठीक है,
इसमें इंडिपेंडेंट कितने हो सकते हैं, वो 3 मेंबर्स होते हैं। इसमें वीमेन कितनी होंगी, 1 होंगी, और टोटल वीमेन पेरा में कितनी होंगी, 2 होंगी। इसमें एक इंडिपेंडेंट मेंबर होगी, एक प्रोविजनल से होगी, टोटल 2 लोग होंगे, ठीक है। अब उसका क्या था, लीडिंग पार्टनर ऑफ द पेरा। अब लीडिंग पार्टनर कौन होगा, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, ठीक है। पेरा का जो साथ में जो एक्ट होगा ना, जिसके साथ ये लिंक करता है, सबसे ज़्यादा जो लिंक करता है ना, वो होता है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। कौन सा, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। अब उसके बाद इसके एक तो लीडिंग होता है, उसके बाद एसोसिएटिंग पार्टनर इसका कौन है, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड कौन सा है, एसोसिएट पार्टनर है। आगे हम बात करेंगे, इसके स्केड्यूल्ड लॉज भी हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पंजाब इन्फोर्समेंट एक्ट 2024 जो है किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है, ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी एजेंसीज। पीरा का ये एक मोटो है कि वो जितने भी यहाँ पे पहले से जो मौजूद एजेंसीज हैं, जितने भी लॉज हैं ना, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा की जाए, उनके कॉरपोरेशन जो है उनसे ताउन हासिल किया जाए, ताकि जो भी काम है ना उनको अच्छे से सॉल्व किया जा सके या सर अंजाम दिए जा सकें। पॉइंट 9 कहता है कि जो पीरा होता है ना, इसका जो मेन काम है ना, वो इन्फोर्समेंट क्या करती है कि डिजिग्नेशन ऑफ लीड रेगुलेटरी इन एरियाज वे इन्फोर्समेंट इज लैकिंग आर प्रोन टू जर्नलिस्टेंस ओवरलैंड। पीरा का मेन फंक्शन है कि वहाँ पे जहाँ पे ना इन्फोर्समेंट की कमी, जहाँ पे जो कानून की कमी, जहाँ पे हमेशा तसब्बात क्या करते हैं, हैवी रहते हैं, जहाँ पे फोर्स काम नहीं कर सकती, वहाँ पे जाके पीरा ने क्या करना है, अपना काम सर अंजाम करना है, अपने रूल्स लगाने हैं और वहाँ पे इस तसब्बात को ख़त्म करना है, ठीक है। अब पीरा का जो एक्ट है ना 20 कहते हैं कि ना, अब पीरा के एक्ट के अंदर ये क्या है, सबसे मेन जो काम है ना, अथॉरिटी के बाद जब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं ना, तो फिर क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होता है उसके बाद एक इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाता है, ठीक है। एन अथॉराइज्ड ऑफिसर विल बी एम्पावर्ड टू कंडक्ट प्रोसीडिंग एंड हेयरिंग। और इन्फोर्समेंट स्टेशन बनता है जहाँ पे प्रोसीडिंग और हेयरिंग्स होती हैं, ठीक है। 21 इसमें यह है कि जो इन्फोर्समेंट है वो पीरा एक्ट में के अंडर क्या करता है, एक इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट जब स्टेशन बन जाता है ना, तो जो अथॉरिटी होती है, जो हायर मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसके जितने भी एक्ट में जो लॉज होते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, उनको क्या करती है, पूरा करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब इसमें अथॉरिटी जो होती है ना, पॉइंट नंबर 22, अथॉरिटी शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील with a power to enter into contract, acquire, dispose of property if it can sue or be sued in its name। वो कहते हैं अथॉरिटी जो होती है ना, इसमें बॉडी कॉर्पोरेट होती है, इसमें ना एक सिंपल से बताती हूँ, इसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी ना प्रॉपर्टी में किसी भी एग्रीमेंट में इंटरफेयर कर सकती है, अपने मामलात को देख सकती है, चाहे उसके किसी का नाम आता हो, किसी का नाम ना आता हो। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, फ़िलहाल एक ही है जो कि लाहौर है, लेकिन बाद में एक टाइम ज़रूरत पड़ने पर और बनाए जा सकते हैं। पीरा अथॉरिटी का सिर्फ एक ही हेडक्वार्टर है जो कि लाहौर में है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक और भी है, इसको जब डिटेल में पढ़ी थी, कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना हेडक्वार्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होगा उसी का हेडक्वार्टर होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि सीएम पंजाब जो होता है ना, वो चेयरपर्सन होगा, और चीफ सेक्रेटरी, मैंने पहले बता दें, चीफ सेक्रेटरी क्या होगा, पंजाब इज द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द अथॉरिटी। अब जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो वाइस चेयरपर्सन होगा, सीएम क्या होगा, चेयरपर्सन होगा, चीफ सेक्रेटरी क्या होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 25, चेयरपर्सन जो होता है ना, उसके पास अथॉरिटी होती है, वो क्या करते हैं, ऑर्डर्स देता है वाइस चेयरपर्सन को, वो क्या करे, उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं ना, उनके फंक्शन उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं उनको एक्ट करे, इम्प्लीमेंट करे, और उनके लोगों को देखे, उनके फंक्शंस को देखे और उनकी परफॉर्मेंस को देखे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 कहते हैं कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है, और कितने साल के लिए अपॉइंट करती है, 3 साल के लिए, और वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सर्व करते हैं, ठीक है। टोटल कितने इंडिपेंडेंट मेंबर्स में ऐड किए गए हैं, टोटल 4 हैं, जिसमें से एक फीमेल होगी, ठीक है।
अब जो इंडिपेंडेंट मेंबर होता है ना, वो रिज़ाइन भी कर सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। वो क्या, रिज़ाइन करने से पहले क्या करेगा, वो हाथ से लिखा हुआ अपना एक ना रेजिग्नेशन लेटर वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को 1 महीना पहले क्या करेगा, सबमिट कराएगा। ठीक है। उस बाद इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं उनको कौन सेलेक्ट करेगा, सिलेक्शन पैनल में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। ठीक है। और ये वो लोग होंगे जो पब्लिक सर्वेंट्स या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। ठीक है। इसको सीएम नॉमिनेट करेगा, जो इंटरव्यू लेगा और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ठीक है। अब जो सिलेक्शन होती है इंडिपेंडेंट मेंबर्स की, इसमें मेजोरिटी होती है सिलेक्शन पैनल की वोटिंग से। अगर 3 लोग हैं ना, 3 में से अगर एक बंदा जो है किसी चीज़ को है ना वोट दे देते हैं अगेंस्ट, और 2 देते हैं एक चीज़ के, एक दो लोगों की राय सेम हो जाती है और एक डिफरेंट, जिसकी राय सेम हो गई वो मेजोरिटी कंसिडर होगी और वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर कोई भी पोस्ट आती है ना, या कोई भी मेंबर जिस मेंबर को सिलेक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में जो डिसीजन करनी होती है कमेटी ने करना होता है या सिलेक्शन पैनल में, उसने 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स में इसकी जो कितनी क्वालिटीज़ होंगी, तो वो क्वालिफाई होगा, इम्प्लीमेंट इंटीग्रिटी होगी, प्रूवन प्रोफेशनल कंप्लीटनेस होगा, फील्ड ऑफ सोशल वर्क होगा, लॉ को होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, एजुकेशन होगा, ये कॉर्पोरेट से होगा। ठीक है। इस तरह से चीफ मिनिस्टर जो होता है ना, वो एक डायरेक्टर डीजी मुकर्रर करता है। वो क्या करता है, ये डीजी जो मुकर्रर करता है। अब इसका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को देखना, चेक करना, इसको जितनी भी अथॉरिटी को असिस्टेंट चाहिए ना, असिस्टेंट मतलब उसमें असिस्ट करके, अथॉरिटी को असिस्ट करके उनके परफॉर्मेंस में, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने में। ठीक है। अब ये डीजी कौन होता है, डीजी एक ऑफिसर होता है, एक 19 ग्रेड का होता है, 19 स्केल का होता है या उससे अबव का होता है। और इसको सिलेक्ट कहाँ से किया जाता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पास से या फिर प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस से। ठीक है। और इसको कौन सेलेक्ट करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। ठीक है। अब इसको कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में वो लोग आ जाते हैं जिसमें आ जाता है जो 14 स्केल का होता है, जो क्या करता है, फील्ड वर्क करता है। और वो क्या करते हैं, इसको ये अगर जब टाइम पर जरूरत पड़ने पर ईपीओज भी जारी कर सकता है। ठीक है। ईपीओज कब जारी कर सकते हैं, जब पब्लिक नॉइजेंट हो, इंक्रोचमेंट हो रही हो, या फिर वो क्या कहते हो, और डिफ़ॉल्टर हो, या फिर वो क्या डायरेक्शन फॉर रिमूवल हो, पोटेंशियल पेनल्टीज ऑफ नॉन कंप्लेसेंस हो। ठीक है। मतलब उसको बार बार उसको ना एक चीज़ के लिए रोका जाए, लेकिन फिर वो बार बार कर रहा हो तो उसको एक ईपीओ इशू हो करेगा। कौन करेगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा। इसी तरह से अथॉरिटी जो होती है ना, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाती है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। अगर पॉइंट 34 कहता है कि अगर डिप्टी कमिश्नर इज़ एब्सेंट फ्रॉम मीटिंग, अगर डिप्टी कमिश्नर जो होता है, सेक्रेटरी होता है बोर्ड का, अगर वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन होगा, हु शैल प्रेजाइड द मीटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड पीर एक्ट, कौन होगा, जो चेयरपर्सन क्या करेगा, डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन होगा ना बोर्ड का। अगर वो नहीं है मिसिंग, तो वो फिर कौन करेगा मीटिंग को हेड, एक नॉमिनेट करेगा पर्सन, जो वही करेगा मीटिंग को हेड करेगा। कौन नॉमिनेट करेगा, डिप्टी कमिश्नर बताएगा कि डिप्टी कमिश्नर जिसको चेयरपर्सन भी कहते हैं, चेयरपर्सन एक मेंबर नॉमिनेट करेगा, मीटिंग को हेड करेगा। ठीक है। अब इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, तो इसके अंदर इस प्रोविंस के स्पेशल लाज है, जो इसको एस्टेब्लिशमेंट जो होती है, एस्टेब्लिशमेंट में आ जाता है। ठीक है। 36 जो है वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो होगा, बोर्ड शैल बी हाउस्ड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। मैंने पहले बता चुकी हूँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर वो क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका बोर्ड होगा ना, उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका हेडक्वार्टर होगा। इसमें कोरम की मीटिंग बारे इसमें वन हाफ होगा। ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी डायरेक्शन की ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल ए मीटिंग। अब चेयरपर्सन की डायरेक्शन पे क्या करेगा, सेक्रेटरी मीटिंग बुलाएगा डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड की। ठीक है। अगर अथॉरिटी की मीटिंग होनी है तो कौन कॉल करेगा, किसको आइडिया है, कोई बता सकता है, 1 2 3, चलिए मैं ही बता देती हूँ। डीजी होकर क्या करेगा, डायरेक्शन करेगा ऑन द डायरेक्शन चेयरपर्सन की डायरेक्शन पर, जो डीजी होगा ना वो अथॉरिटी की मीटिंग हायर करेगा। और सेक्रेटरी जो होगा वो चेयरपर्सन के डायरेक्शन पे क्या करेगा, इसकी मीटिंग को हायर करेगा, कॉल करेगा, डीजी मतलब डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड की।
उसके बाद 39 पॉइंट कहता है कि जो सेक्रेटरी रहते हैं वो सेक्रेटरी होता है उसको क्या करता है, हर एक मिनट की हर एक मीटिंग क्या करता है, जितनी मीटिंग होती है उसका सारा रिकॉर्ड और जितने भी बोर्ड डिसीजन लेते हैं उसका सारे को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसी तरह से जो अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी की जो मीटिंग होती है उसको भी डीजी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसकी जो अथॉरिटी डिसीजन करते हैं उसको भी मेंटेन करता है। और डीजी जो होता है अपर लेवल का होता है, जो सेक्रेटरी होता है वो लेवल सेक्रेटरी होता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट बेस पे, जो डीजी आता है वो हायर प्रोविजनल मतलब ये हाई अथॉरिटी की तरफ से। 41 कहता है कि अथॉरिटी शैल अपॉइंट हेयरिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी। वो क्या करेगी, वो जितने भी कंपिटेंट आएंगी ना, जितने भी कंप्लेंट्स आएंगी उसको सुनेगा, उस पर फैसला देगा। ठीक है, उसके बाद है 42 पॉइंट। इसमें एनी एग्रीव्ड पर्सन में फाइल, अगर कोई पर्सन है वो कहते हैं कि मेरा जो है फैसला वो ठीक नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, अपना फैसला क्या करेगा, अपना एक फाइल जो है भेजेगा HO को। वहाँ पे अपनी फाइल क्या करेगा, दायर करेगा, जिस FIR पे कहते हैं, या फिर अपनी अपील दायर करेगा HO को। ठीक है, या फिर उस HO के सामने पेश होगा, वो क्या HO उसकी इस बात को सुनेगा और 30 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाएगा। ठीक है, इसके 43 कहते हैं कि एम ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट 2024 इज़ टू इम्प्रूव इन कोऑर्डिनेशन अमंग, ये पहले भी बात पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड एग्जिस्टिंग एजेंसीज, पीछे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे उसको मजीद बता रहा है कि प्रोविजनल अथॉरिटी एंड प्रोसीजर फॉर इन्फोर्सिंग स्पेशल लॉज, वही चीज़ आ गई। आगे आ जाता है पॉइंट नंबर 45। अकॉर्डिंग टू द एक्ट के मुताबिक अगर हेयरिंग ऑफिसर जो है वो एक ना एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है वो भी जारी कर सकता है, जो यहाँ पे नहीं बताया गया लेकिन मैं आपको बता दूँ। जो होता है ना हेयरिंग ऑफिसर, वो क्या करता है भला, एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी करता है। एब्सोल्यूट ऑर्डर वो होता है जो इसमें ना उसके मुकम्मल उसके किसी भी बात की, किसी भी ऑफेंस की ना मुकम्मल डिटेल लिखी होती है, उसमें उसकी वार्निंग दी जाती है और एक पूर्ण टाइम टेबल लिखा होता है, उसका पूरा प्रोसीजर जो पीछे हो चुका होता है वो भी लिखा होता है। उसके बाद ये उसमें उसके बाद फिर भी अगर वो टाइम पे उस एब्सोल्यूट ऑर्डर को रिस्पॉन्स नहीं करता तो उस बंदे के खिलाफ वो वारंट जारी होगा। ठीक है, और ये कौन जारी करता है एब्सोल्यूट ऑर्डर, हियरिंग ऑफिसर। ठीक है, अगर कहते हैं कि कानूनी शहादत 1984 शैल नॉट अप्लाई, वो कहते हैं कि पीरा एक्ट में जो हेयरिंग ऑफिसर डिसीजन लेता है ना उस पर कानूनी शहादत अप्लाई नहीं होता। कंडक्टेड समरली एंड कानूनी शहादत 1984 शैल नॉट अप्लाई। वो कहते हैं कि ऐसे जो पीरा शेल होता है ना उसके उस शेल भी टेकन ऑन द ऑथ इन्फॉर्मेशन, ये पीरा जो अगर वही सबूत को मानेगा जो लिखे हुए होगा या फिर ऑडियो और विजुअल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब नीचे वाले पॉइंट नंबर 6 है, इसमें ड्यूटी एनफोर्समेंट ऑफिसर की। इसमें कहते हैं कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, इसकी ड्यूटी है कि जितने भी लाज है ना उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको रेगुलेट करना, रेगुलेशन करने के बाद उसको मेंटेन करना, कि देखना, चेक करना, सुपरवाइज करना कि कोई की मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही। जी ये तो थी हमारी ये थे हमारा वन लाइनर। ठीक है, ये हमारी वीडियो 20 मिनट बन गई। अब हम अगली वीडियो में मैं इसके बताऊंगी समरी, कि अगर हम इसको अगर शॉर्टकट तरीके से तैयार कर सकते हैं तो कैसे क्या तैयार कर सकते हैं। ओके जी, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।